ओके, तो आज हम लोग पढ़ाई करेंगे प्रिज्म के बारे में। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं प्रिज्म होता क्या है। तो देखो, अगर हम लोग ग्लास स्लैब के बारे में समझते तो ग्लास स्लैब क्या था, तो ग्लास स्लैब ये था इस तरीके का। ठीक है, ग्लास स्लैब और प्रिज्म में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है ना, यहाँ पर ये दो सरफेस, जैसे यहाँ पर लाइट रे अगर ऐसे फॉल कर रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा और दोबारा से फिर यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है ना, तो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है, पैरेलल टू ईच अदर है, तो ये क्या बन गया, ग्लास स्लैब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि two refracting surface two refracting surface is parallel to each other, surface is parallel to each other। ठीक है ना, प्रिज्म में थोड़ा सा अंतर आएगा। ठीक है ना, ये भी कहीं ना कहीं देखो, जैसे अगर मान लिया जाए ये ट्रायंगल के शेप में अगर ये प्रिज्म, ठीक है ना, तो नीचे वाला जो सरफेस हो गया वो आपका क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, अगर मान लिया जाए ये हो गया आपका बेस। ठीक है, और अगर मान लेते हैं लाइट, अगर आपका एक सेकंड देखो, अगर मान लेते हैं ये लाइट अगर इस सरफेस पे फॉल करेगा ऑब्लिकली इस तरीके से, राइट, तो जब ये इस तरीके से जब फॉल करेगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कुछ इस तरीके से जाएगा, है ना, एंड देन आफ्टर सेकेंड टाइम जब रिफ्रैक्ट करेगा तो वो बाहर आएगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रिज्म कह रहे हैं। ठीक है, तो प्रिज्म में भी क्या है कि दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक बार यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है और एक बार यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दो सरफेसेज अवेलेबल फॉर रिफ्रैक्शन, है ना, एंड बोथ सरफेस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो जरूरी नहीं है केवल ये प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, जैसे अगर मान लिया जाए आपका, इसकी बात करेंगे, ठीक है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल, अगर यहाँ पर ऐसे लाइट इंसिडेंट करेंगे और इधर से निकाल रहे हैं तो ये भी आपका क्या है, प्रिज्म है। ठीक है, ये भी क्या हो गया, आपका प्रिज्म हो गया। ठीक है ना, ये तो आपका क्या कैसा प्रिज्म हो गया, इसको राइट एंगल प्रिज्म। ठीक है, ये हो गया राइट एंगल प्रिज्म। और अगर आपको बोला जाए कभी कि आइसोसेलेस प्रिज्म है, तो आइसोसेलेस प्रिज्म मतलब क्या, कि ये एंगल और ये एंगल बराबर रहेगा और ये लेंथ बराबर रहेगा। वैसे यहाँ पर लेंथ से ज्यादा लेना देना नहीं रहता है, ये एंगल से ज्यादा लेना देना रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका क्या, आइसोसेलेस। ठीक है, आइसोसेलेस प्रिज्म। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए, आपको एक और डायग्राम में देता हूं इस तरीके का, जैसे अगर मान लो ये सरफेस है, इस तरीके का सरफेस। ठीक है, ओके, इस तरीके का सरफेस दे दिया गया और आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा, है ना, ये प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर लाइट ऐसे इंसिडेंट करा रहे हो तो ये सारे फॉर्मूला इसमें जो प्रिज्म वाले लगेंगे, लगने वाले थे, क्या यहाँ पर लगा पाओगे या नहीं लगा पाओगे, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि दिस इज अ पार्ट ऑफ अ प्रिज्म। और कौन से प्रिज्म का पार्ट है, तो ये डॉटेड लाइन से एक ट्रायंगुलर प्रिज्म कंप्लीट कर रहा है। ठीक है ना, तो इस बड़े से प्रिज्म का ये कटा हुआ पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो उस तरीके से ही रिफ्रैक्शन करेगा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम प्रिज्म को डिफाइन करें तो डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, प्रिज्म क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, बाउंडेड बाय बाउंडेड बाय एटलिस्ट बाउंडेड बाय एटलिस्ट और मोर देन, ठीक है ना, एटलिस्ट या फिर मोर देन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से ज्यादा अगर वो बाउंडेड रहेगा तब वो क्या कहलाएगा, प्रिज्म सब कहलाएगा। ठीक है ना, सच दैट क्या, सच दैट इंसिडेंट सरफेस एंड इमर्जेंट सरफेस आर प्लेन बट नॉन पैरेलल। ठीक है, मतलब ये दोनों सरफेस कैसे रहेंगे, प्लेन रहेंगे, लेकिन दोनों पैरेलल टू ईच अदर नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो ये चीज को हम लोग को जरूरी ध्यान रखना है, सच दैट इंसिडेंट रे इंसिडेंट सरफेस, है ना, एंड इमर्जेंट सरफेस
ठीक है, आर प्लेन एंड नॉन पैरेलल। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर देखा जाए ट्रायंगुलर प्रिज्म का, तो प्रिज्म एक्चुअल में क्या ट्रायंगल के शेप का होता है? तो बिल्कुल नहीं, ट्रायंगल के शेप का नहीं होता है। आप अगर लेबोरेटरी में देखे होगे, अगर एक्सपेरिमेंट होते होंगे क्लास 10th में, तो आप देखे होंगे कि ये कुछ इस तरीके के शेप का होता है। ठीक है ना। और यहाँ पर आपको हम एक डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। ठीक है ना, कि ये भी इस तरीके के शेप का होता है। ये डॉटेड लाइन मतलब ये सामने से नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, आप जब इंजीनियरिंग में जाओगे, अब फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना रहता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये चीज सिखाया जाता है आपको कि जो भी सरफेस सामने से दिखाई पड़ रहा है उसको हम ये कंप्लीट लाइन के थ्रू दिखाएंगे, और जो छुपा हुआ लाइन है उसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ठीक है ना। तो प्रिज्म को रिप्रेजेंट करने प्रिज्म बेसिकली होता कैसा है, इस तरीके का होता है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि लाइट जो है ना, ये वाला जो सरफेस आपको दिखाई पड़ रहा है, इस सरफेस पे अगर मान लिया जाए ये सरफेस, ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हो, है ना। एक सेकेंड, हाँ, आप इमेजिन कर सकते हो कि ये जो डॉटेड ये वाला सरफेस है, इस पे वो फॉल करेगा। ठीक है, और ये यही लाइट जो है बाहर वाला सरफेस, समझ रहे हो, ये वाला सरफेस, ठीक है, इस सरफेस से बाहर आएगा इस तरीके से, है ना। तो इसको अगर हम लोग सामने से देखें, ठीक है ना, सामने से देखें मतलब यहाँ पर क्या होता है, फ्रंट व्यू। ठीक है, आप अगर सामने से देखोगे तो प्रिज्म को आप कैसे देखोगे, इस तरीके से देखोगे, और लाइट को आप इंसिडेंट होते हुए ऐसे देखेंगे, और इधर से वापस बाहर निकलता हुआ। लेकिन एक्चुअल में जो प्रिज्म होता है वो ट्रायंगल के शेप का नहीं होता है, वो इस तरह के शेप का होता है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका बेसिक डायग्राम प्रिज्म का, जो कि हम लोग को समझना जरूरी है उन बच्चों के लिए जो थोड़ा मतलब, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट्स में लेबोरेटरी में नहीं देखे हैं उनके लिए। ठीक है, चलो देखते हैं नाउ। अगर ये प्रिज्म है, ठीक है, तो अगर मान लिया जाए लाइट जब अगर इस पे इंसिडेंट हो रहा होगा, तो लाइट जब अगर बाहर इधर से निकल रहा होगा, तो ये दोनों सरफेस जो है, ये दोनों सरफेस जो है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म। क्या कहेंगे इसको, रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म कहेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म कहेंगे इसको। ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म। ओके, नाउ अब यहाँ पर ये जो नीचे वाला सरफेस होगा, एक और सरफेस बच जाता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, अब दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में, दोनों सरफेस है, दोनों सरफेस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल ये है। ठीक है, और इस एंगल को क्या नाम देंगे, इस एंगल का नाम इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी अगर आपको बोला जाए एंगल ऑफ प्रिज्म, तो वैसे तो ये भी एंगल हो सकता है, ये भी एंगल हो सकता है, लेकिन नहीं, एंगल ऑफ प्रिज्म ये थीटा कहलाएगा। और वो थीटा कौन सा होगा, तो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस जहां जितना एंगल बना रहा होगा प्रिज्म में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म कहेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब देखो, ये कहीं ना किसी ग्लास के मटेरियल होगा, या फिर किसी ना किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम का मटेरियल होगा। तो ये क्या होगा आपका, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम जो है ये है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ ना कुछ तो होगा, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, म्यू। ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना, ऐसे मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो गया। ठीक है ना, अब देखते हैं, देखो यहाँ पर हम लोग 12th क्लास में दो चीज पढ़ते हैं, कि ये प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होगा, और इसी प्रिज्म के थ्रू डिस्पर्सन कैसे होता है। ठीक है ना, तो रिफ्रैक्शन फेनोमेना को पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग किस फेनोमेना को पढ़ेंगे, डिस्पर्सन को। अब इन दोनों का बेसिक डिटेल हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। तो अगर रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, तो रिफ्रैक्शन तो सिंपल ऐसे कि लाइट का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है ना। ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब उसके बाद डिस्पर्सन क्या होता है उसको समझते हैं। यहाँ पर डिस्पर्सन है, जब लाइट रे यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट होगा, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर ये जा करके देखेंगे दूसरे, मतलब दूसरे साइड अगर मान लिया स्क्रीन है, ठीक है ना, तो स्क्रीन पे देखोगे कि इधर से तो व्हाइट लाइट इंसिडेंट करा रहे थे आप,
इधर से क्या इंसिडेंट करा रहे थे आप, व्हाइट लाइट। अब ये व्हाइट लाइट इधर से इंसिडेंट करा रहे थे और इधर अगर स्क्रीन अगर ये है तो स्क्रीन पे आपको व्हाइट लाइट नहीं दिखेगा, बल्कि आपको क्या दिखाई पड़ेगा यहाँ पर, बैंड ऑफ 7 कलर्स दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस फेनोमेना जिसमें व्हाइट लाइट का रे 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में डिवाइड हो जा रहा है, सेपरेट हो जा रहा है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिस्पर्सन कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद डिस्पर्सन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये है हमारा इस चैप्टर का कंप्लीट आइडिया, ओके। तो अभी बारी बारी से हम लोग पहले रिफ्रैक्शन और फिर डिफ्रैक्शन के, डिस्पर्सन के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलो, तो यहां तक सब लोग को समझ में आ गया, ओके। सो अब हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म के बारे में, ठीक है। तो देखो कैसे होता है। अब यहाँ पर अगर ये प्रिज्म का, अगर ये नीचे वाला जो सरफेस उसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, बेस मान ले रहे हैं, ठीक है। दैट जैसे इसका मतलब, जैसे हम लोग ये सरफेस को बेस मान ले, दैट मींस ये दोनों सरफेस इज अवेलेबल फॉर रिफ्रैक्शन नाउ। तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा इसको हम लोग ए बोल रहे हैं, और ए आपका क्या हो जाएगा, तो ए है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन कराने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रे ऑफ लाइट को यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट कराएंगे, ठीक है। अब देखो ये जो सरफेस है उसके लेफ्ट साइड में अगर बात करेंगे, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में अगर हम बात करेंगे तो एयर रहेगा, मान लेते हैं अभी एयर है, और ये अगर ग्लास है, ठीक है ना। तो दो ये लाइट रे जो है अब कहाँ इंसिडेंट हो रहा है, एक इंटरफेस पे, डिफरेंट मीडियम के इंटरफेस पे इंसिडेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन होगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि ग्लास जो है वो क्या है आपका, डेंसर मीडियम है ना, डेंसर मीडियम है। तो यहाँ पर क्या होगा, लाइट रे विल बेंड, देखो लाइट रे क्या होगा, बेंड करेगा टुवर्ड नॉर्मल, ठीक है ना। तो लाइट रे जब बेंड कर रहा होगा टुवर्ड नॉर्मल, तो लाइट रे कुछ इस तरीके से नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया, ठीक है, इस तरीके से इधर की तरफ, है ना। तो अब जब लाइट रे आगे की ओर बढ़ता हुआ ऐसे आएगा तो दूसरे सरफेस पे हिट कर रहा है ना। तो दूसरे सरफेस पे भी हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है, नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करेंगे, है ना। अब उसके बाद जब नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद, नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर लाइट रे जो है वो बाहर इस तरीके से निकल रहा होगा, है ना। तो ये कैसे निकल रहा है उसको भी समझ लेते हैं। देखो अब ये तो है डेंसर मीडियम, बाहर में क्या है आपका, रेरर मीडियम, ठीक है। अंदर में डेंसर मीडियम, बाहर में क्या है, रेरर मीडियम। तो ऐसे केस में क्या होगा, लाइट रे विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। तो लाइट रे यहाँ पर देखो अब नॉर्मल से, जैसे देखो अगर ये सरफेस सेम ही मीडियम, मतलब यहाँ पर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट रे सिंपली आगे की ओर बढ़ता चला जाता है, बट यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ, तो यहाँ पर आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रे जो है बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल हुआ, तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना। तो ये कंप्लीट फिनोमेना हुआ, ओके। नाउ अब उसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा एंगल पे डील करते हैं, राइट। चलो देखो, सबसे पहला चीज कि इस पहले सरफेस पे जो लाइट इंसिडेंट हो रहा था, तो जिस एंगल से इंसिडेंट हो रहा था उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। ये हो गया, आई हो गया आपका क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। चलो, अब उसके बाद आपका पहली बार यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, तो यहाँ पर ये R1 को आप क्या बोलोगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट ये सरफेस ले लेते हैं, इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ तो इस एंगल को क्या ले लेते हैं, R2। तो ये हो गया R1 R2, एंड लाइट फाइनली इमर्ज हो रहा, तो जिस एंगल से इमर्ज करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इमर्जेंट रे, ठीक है। तो अभी इन सारे एंगल को पहले लिख लेते हैं। तो आई आपका क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके, है ना। अब यहाँ पर R1 R2 क्या हो गया, तो R1 R2 जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। नाउ अब उसके बाद यहाँ पर ए तो आपको पता ही है, हाँ। ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंस या फिर इमरजेंट रेस, ठीक है, इमरजेंस इसको कह सकते हो, कहोगे, ओके। ये चीजें हैं नाउ। अब देखो इन सारे के बीच में कनेक्शन भी निकालने का जरूरत होगा, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज आप लोगों को समझाते हैं, यहाँ पर एक चीज और समझने की जरूरत है, ठीक है। देखो ये लाइट जो शुरुआत में ऐसे इंसिडेंट हुआ, राइट, तो वो अगर यहाँ पर प्रिज्म नहीं होता तो वो लाइट सिंपली आगे की तरफ ऐसे बढ़ता, है ना। अब
इस प्रिज्म के होने की वजह से फाइनली जो लाइट है वो इधर जा रहा है। ओके, तो अगर देखा जाए तो इस प्रिज्म के होने के वजह से लाइट रे जो है ना वो इतने एंगल से बेंड हो गया। ठीक है, तो ये डेल्टा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब इतने प्रिज्म एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसके होने के वजह से मतलब यहाँ पर रास्ते में लाइट रे के रास्ते में आ गया, तो इसके आने की वजह से लाइट जो है इतने एंगल से बेंड हो गया, अपना डायरेक्शन बदल दिया, तो इसको क्या बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ डेविएशन। नाउ नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं हम लोग, है ना। तो एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। नाउ अब हम लोग ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा निकालने की कोशिश करेंगे, तो जानेंगे कि यहाँ पर डेल्टा निकाला कैसे जा सकता है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर जब एंगल डेल्टा निकालने की कोशिश करेंगे तो देखो हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आप एक छोटा सा ट्रायंगल इमेजिन करो। यहाँ देखो, यहाँ पर ट्रायंगल का कौन कौन सा है। इसको अगर हम लोग माने बी, इसको मानते हैं सी और इसको मानते हैं डी। ठीक है, और ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है वो क्या है आपका डेल्टा। ठीक है, और हम लोग ये ट्रायंगल का एक रूल पढ़े थे। क्या पढ़े थे रूल? कि जैसे ये दोनों एंगल, अगर ये 1 है, ये अगर 2 है और ये अगर 3 है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल। क्लियर है चीज? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 होता है। ठीक है, तो एंगल 3 यहाँ पर कौन रोल प्ले कर रहा है? डेल्टा। तो डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन, वो 1 और 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब जानने की कोशिश करेंगे जो एंगल 1 और एंगल 2 है वो कौन कौन सा है। तो एंगल 1 इसको मान रहे हैं हम लोग और एंगल 2 इसको मान रहे हैं। ठीक है, सो देखो आप लोग, अगर ये एंगल आई है तो टोटल एंगल इधर आई होगा ड्यू टू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट। तो अगर इस एंगल की बात करेंगे तो आई माइनस आर वन हो जाएगा ना। पूरा एंगल क्या है आपका आई, और उसमें आर वन घटा दिए तो आई माइनस आर वन। ठीक है, तो एक इसको आप 1 मान रहे हो, इसको 2 मान रहे हो, तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप? आई माइनस आर। ठीक है, सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो अगर इधर ई है तो फिर ये पूरा जो होगा वो ई के बराबर होगा। अब उस पूरे ई में से R2 घटा दोगे, ठीक है ना, तो ई माइनस R2 ये हो जाएगा आपका एंगल 2। तो फिर यहां से हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I माइनस R1 प्लस ई माइनस R2। तो डेविएशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। ये हो जाएगा आपका फाइनल रिजल्ट। ओके, तो इसको हम लोग सबसे पहले एक बार सर्कल कर लेते हैं। ठीक है ना, चलो, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। ठीक है, अब देखते हैं छोटा सा ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है। ये दोनों तो चलो ठीक है, पता चल जाएगा। R1 और R2 का वैल्यू को ना हम थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो समझते हैं इसको, है ना, कैसे चेंज किया जा सकता है। बेसिकली हमारा मेन फोकस अब आगे होने वाला है कि R1 और R2 का क्या रिलेशन हो सकता है इस एंगल ऑफ प्रिज्म से। ओके, तो वहां पर हमारा फोकस है। ठीक है ना, अब उस फोकस को ध्यान में रखते हुए ट्रायंगल ए बी और डी, ए यहाँ पर बी इस पॉइंट को कह रहे हैं और डी इस पॉइंट को कह रहे हैं, तो ये हो गया आपका ए बी डी। ओके, सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी जो हो जाएगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है, तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। ओके, अब एंगल ए को हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे। ठीक है, ओके, नाउ थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे यहाँ पर। देखो ये एंगल जो है R1 है, और टोटल एंगल यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री, है ना, और इधर भी 90 डिग्री होगा, तो 90 माइनस R1 करेंगे तो हम लोग को ये एंगल मिल जाएगा। ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका? 90 माइनस R1। ठीक है, और सिमिलर वे में इधर का जो ये एंगल है ना, ये एंगल पूरा एंगल डी जो होगा वो भी आपका 90 माइनस R2 हो जाएगा। ये एंगल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 90 माइनस R2। ठीक है, तो यहाँ पर ए
और उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप प्रॉपर फोकस होकर के दोबारा अगर देखोगे इसको अच्छे से तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं। ये ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल में एक एंगल को ए मान लिया, दूसरा एंगल ये है और तीसरा एंगल जो है वो पूरा यहाँ से इसको ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर नहीं दिखा सकते क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड एंगल दिखा चुके हैं। ओके, सो ये एंगल कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक चीज, ये पूरा एंगल यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में ये क्या 90 डिग्री बन रहा है ना। अब 90 डिग्री में से अगर ये R2 घटा दोगे तो वही तो बचेगा ना ये वाला एंगल। ओके, ये हो गया आपका 90 माइनस R2। सिमिलर मैनर में यहाँ पर आपका ये दोनों जो सरफेस है वो क्या 90 डिग्री एंगल बना रहा है, राइट। 90 में से आप क्या कर रहे हो, ये R1 को आप घटा रहे हो, ठीक है, R1 को घटा रहे हो तो 90 माइनस। ओके, नाउ अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं आगे क्या लिखना है। तो A प्लस 90 और 90 कितना हो जाएगा 180, है ना, माइनस R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 180 180 कैंसिल आउट होगा तो A इज इक्वल टू यहाँ से आपका आ गया R1 प्लस R2, ठीक है। अब जा करके हम ये कह सकते हैं, अब देखो किसी भी प्रिज्म में देखा जाए तो उसका एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना काफी आसान होता है, सिंपल एंगल मेजरमेंट करोगे, राइट। तो ये तो वैल्यू एकदम कांस्टेंट हो जाता है ना, तो हम लोग कहीं ना कहीं R1 और R2 का वैल्यू निकालने से बच जाएंगे, है ना। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालेंगे और ए से घटा देंगे। तो यहाँ पर फाइनली इसको हम लोग क्या ले रहे हैं, इक्वेशन सेकंड। तो first and second from first and second deviation is equal to I E minus A, ये हो जाएगा आपका नेट डेविएशन, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम आगे बढ़ पाएंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ सब लोग को। चलो अब हम लोग आगे थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को, ठीक है ना। देखो अगर मान लिया जाए लाइट ऐसे इंसिडेंट करा रहे हो आप लोग, ठीक है, और ये लाइट आप इधर ऐसे निकलेगा और फिर जाकर के ये ऐसे रिफ्रैक्ट करके निकल जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा समझते हैं इसको कि यहाँ पर हम लोग यहाँ तक डेरिवेशन करके ला चुके हैं। आई प्लस ई इज इक्वल टू कितना होगा, डेविएशन प्लस एरिया, सॉरी एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, अब देखो ये एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है आपका, किसी पर्टिकुलर प्रिज्म के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। सो डेविएशन डिपेंड्स इंटायरली ऑन आई एंड ई, ठीक है, आई और ई पे डिपेंड करता है। तो देखो दो पर्टिकुलर सिचुएशन हम लोग लेंगे, ठीक है, दो सिचुएशन लेंगे, ठीक है। एक केस में, ठीक है ना, एक केस में यहाँ पर अगर हम लोग थीटा मानते हैं, ठीक है, यहाँ पर थीटा 1 लेते हैं, ठीक है, और दूसरे केस में यहाँ पर क्या होगा थीटा 2 होगा, ठीक है ना। तो वैसे सिचुएशन में अगर देखा जाए तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस ए, ये हो जाएगा। नाउ अगर हम थोड़ा सा सिचुएशन बदलते हैं और इस बार सेम प्रिज्म पे लाइट को ना हम कितने एंगल पे इंसिडेंट कराएंगे, थीटा 2 पे इंसिडेंट कराएंगे, ये हो गया आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है ना। तो जब थीटा 2 पे अगर मतलब जो यहाँ पर एंगल ऑफ इमर्जेंट था, यहाँ पर हो गया क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, वो ऐसे निकलेगा। निकलने के बाद फिर जब बाहर वो निकल रहा होगा तो ये जो एंगल होगा वो थीटा 1 के बराबर, ठीक है। अब इस चीज को समझते हैं, ठीक है ना, पहले इसको एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर भी थीटा 2 प्लस थीटा 1 इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए, ठीक है ना। तो आप यहां से एक चीज कंक्लूड कर सकते हो, क्या कंक्लूड कर सकते हो, कंक्लूड ये कर सकते हो कि दो ऐसे पर्टिकुलर एंगल होंगे जिसपे डेविएशन सेम होगा, ठीक है, जिसमें डेविएशन सेम होगा। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग फील करते हैं कि क्या, जैसे यहाँ पर थीटा 1 था तो इधर थीटा 2 हुआ, ठीक है, तो अगर यहाँ पर थीटा 2 रखेंगे तो क्या थीटा 1 ही होगा इधर, इस पे थोड़ा सा अभी हम उतने श्योर नहीं है, ठीक है। एक काम करते हैं, ये जो लाइट जो इमर्ज हो रहा है ना, यहाँ पर एक मिरर रखते हैं, ठीक है, और मिरर पे लाइट परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करेंगे, ठीक है। तो जब परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करोगे तो लाइट रे बैक करेगा, सेम डायरेक्शन में रिवर्स होगा, तो वो सेम पाथ को फॉलो करते हुए वापस चला जाता है, ठीक है ना। तो जब
जब रिटर्न हो रहा हुआ जब लाइट रे होगा तो उस रिटर्निंग लाइट रे के लिए ये जो थीटा 2 है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, और ये जो थीटा 1 है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस हो जाएगा, है ना। तो वैसे सिचुएशन में भी डेविएशन तो जो था वो सेम रह जाएगा, है कि नहीं है। डेविएशन जो है पहले जितना मिला उतना ही डेविएशन बाद में हो जाएगा, राइट, क्योंकि पाथ को तो वो सिंपली रिट्रेस किया गया, ठीक है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन डेल्टा, ठीक है, इज सेम, इज सेम फॉर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और यहां पर और सच दैट, सच दैट, सच दैट ये जो थीटा 1 और थीटा 2 जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, डेल्टा प्लस ए के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए दोनों एंगल, ठीक है। चलो अब हम लोग समझते हैं कि डेविएशन, अब एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। अभी पहले क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर आगे कंडीशन को समझेंगे, ठीक है ना। ये है आपका ग्राफ किस पे, एंगल ऑफ डेविएशन पे, ठीक है। ये ग्राफ किस पे है, एंगल ऑफ डेविएशन पे, और यहाँ पर दूसरा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ किया गया, ठीक है। और ग्राफ का जो नेचर होगा वो आपको बताते हैं कैसा होगा। ग्राफ का जो नेचर होगा कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा, है ना। तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर मान लिया जाए एक डेविएशन डेल्टा देखते हो, ठीक है ना, तो डेल्टा इस डेविएशन पे आप देख सकते हो कि दो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिला, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पर जहां पर एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है, ठीक है, यहाँ पर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पर है ना। अब यहाँ पर अब हम लोग को नेक्स्ट जानने की कोशिश करना है कि एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम कब हुआ, कौन से कंडीशन में होता है। तो बहुत सारे यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, ठीक है। तो उसके बाद ये चीज निकाला गया कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों बराबर हो, ठीक है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर हो रहा था, जैसे क्या कर रहे थे हम लोग कि ये आई एंगल है, ठीक है, तो नॉर्मल से क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे आई का वैल्यू चेंज करते जा रहे थे, ठीक है। तो आई का वैल्यू चेंज करते जा रहे थे। अब यहाँ पर देखो आई प्लस ई इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा प्लस ए। तो मतलब कहीं ना कहीं आई और ई का सम जो हो गया वो मान के चलो अभी फिलहाल के लिए केस में डेल्टा प्लस ए है कांस्टेंट, चलो ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि आई का वैल्यू धीरे धीरे चेंज करते जा रहे हैं, आई का वैल्यू धीरे धीरे चेंज कर, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ई का वैल्यू भी चेंज होता चला जाएगा, राइट, ओके। तो एक ऐसा केस देखिए जब डेविएशन मिनिमम आया, ये डेविएशन क्या हो गया, मिनिमम हो गया, और ये मिनिमम तब हुआ जब आई और ई बराबर मिला, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या किए कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के पीछे, ठीक है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का कॉन्सेप्ट लगाए कि जब भी एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा उस समय क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर होगा। कहने का मतलब ये कि लाइट रे जो हो गया ना वो सिमेट्रिकली रहेगा, ऐसे निकला और वापस इधर निकल रहा है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल होने का मतलब क्या कि यहाँ पर ऐसे अगर मान लिया जाए एक मिरर समझ इमेजिन करो, ठीक है, तो लाइट रे जिस तरीके से इधर है उसी तरीके से एकदम इधर भी रहेगा, जितना एंगल इधर है उतना ही एंगल इधर होगा। तो ये एक पर्टिकुलर कंडीशन हुआ जिसमें एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा वो मिनिमम होगा। तो हम लोग सबसे पहले ये चीज लिख लेते हैं कि कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, ठीक है, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, ठीक है ना। तो इसमें क्या कंडीशन हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो डेविएशन
is minimum, deviation is minimum when path of light ray, when path of light ray through prism is symmetrical. ठीक है, क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा. दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस. ठीक है ना, तो ये कंडीशन हुआ जिसमें डेविएशन जो हो जाएगा वो मिनिमम होगा. ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पर जब डेविएशन मिनिमम होता है उस केस में यहाँ इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से उसका क्या कनेक्शन होता है. पहले यहाँ तक क्लियर होना जरूरी है कि आप लोग को यहाँ तक समझ आया कि नहीं. ठीक है,